देखिए, ये जो हरियाणा का मनीषा टीचर केस है, वह जब से न्यूज़ और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तब से कई लोगों के दिमाग में इसको देखने के बाद यही कंफ्यूजन है कि ये केस मर्डर केस है, सुसाइड केस है या फिर एंड मर्डर केस है। और क्या इस केस से हमारे समाज और हमारे पूरे देश में कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नल मिलता है, या फिर क्या ये केस हमारे पूरे देश को कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नल देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इस केस की रियलिटी क्या है, ताकि आप लोग अपने ओपिनियन को बनाने से पहले इसके बारे में अच्छे से जान सके। तो देखिए, जो ये मनीषा थी वह हरियाणा राज्य के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के धानी लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी, जो पेशे से एक टीचर थी। और वह उसी जिले के सिंगानी गांव के अंदर किड्स प्ले स्कूल में पार्ट टाइम जॉब करती थी। देखिए, जो मैं आपको फैक्ट्स और आर्टिकल इस वीडियो में आगे बताऊंगा, वह मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा। सबके रेफरेंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आप वहां पर जाके इजीली पढ़ सकें। तो जो ये मनीषा थी, उनके मामा बताते हैं कि 11 अगस्त को दोपहर 1:58 पर मनीषा आइडियल मेडिकल कॉलेज, जो सिंघनी गांव में स्थित है, वहां पर वह किड्स प्ले स्कूल से बीएससी कोर्स के लिए अप्लाई करने जाती है। मेरी भांजी थी डाणी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंगानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फिर 2:15 के बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। फिर शाम 6:26 पर उनके पिता, जिनका नाम संजय सिंह है, उनके पास एक कॉल आता है। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजाजी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। कॉल आने के 10 सेकंड के बाद जब मनीषा के पिता वापस कॉल करते हैं, तो उधर से फ़ोन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। और जब उन्हें लगता है कि मनीषा प्रॉब्लम में हो सकती है, तो वे लोहारू से सीधा सिंघानी आ जाते हैं, जहाँ वे पुलिस वालों के साथ आइडियल मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं, तो कोई उठा ही नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुहारू से सिंगानी आते हैं। लुहारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है, वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं, जहां वे कॉलेज वालों से सीसीटीवी फुटेज निकालने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कॉलेज वाले उन्हें सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देने से साफ मना कर देते हैं। और फिर वे वापस सिंघानी गांव आ जाते हैं, जहां पुलिस वाले उनको ये कहते हैं कि आप लोहारू जाओ और वहां पर आप मनीषा की एफआईआर करवाओ। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे, उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंघानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लोहारू, वहाँ एफआईआर कराओ। जब एफआईआर लिखवाने संजय सिंह लोहारू पुलिस स्टेशन जाते हैं, तब उन्हें वहां एफआईआर लिखने से यह कहकर मना कर दिया जाता है कि आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी या फिर आपकी बेटी कहीं पिकनिक मनाने गई होगी। और यही चीज बाद में इनको बहुत भारी पड़ने वाली होती है। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूँ। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी। क्योंकि 12 अगस्त को शाम 7:30 बजे एफआईआर दर्ज होने के बाद 13 अगस्त को सुबह सिंघनी गांव के एक खेत में एक किसान को मनीषा की बॉडी मिलती है, जो इतनी बुरी कंडीशन में होती है कि कोई उसे देख ले तो विचलित हो जाए। क्योंकि दोस्तों, पहले पोस्टमार्टम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट गोपाल शर्मा की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने 11 अगस्त को ही मनीषा की हत्या कर दी थी और बुधवार 13 अगस्त को जब मनीषा की बॉडी मिली तो वह डिकम्पोज कंडीशन में थी और उसका गला भी कटा हुआ था। और जांच में आगे पता चलता है कि गर्दन की स्किन, मसल के साथ हड्डियां भी गायब थी, जिन्हें किसी जानवर द्वारा नोचने की आशंका बताई जा रही है। और इस जांच को और भी बेहतर तरीके से करने के लिए बॉडी का फिर से पोस्टमार्टम किया गया, जो रोहतक के PGIMS में हुआ, जहां वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट कुंदन मित्तल ने यह बताया कि ना तो बॉडी में सीमेंट मिला, ना तो सीमेंट के एविडेंस मिला इस पे, ना ही फेस पर कोई एसिड मिला जिससे फेस जला हो, कोई तेजाब चेहरे पे डाला गया हो, ऐसा था, बाल भिजे गए थे, तो उसकी रिपोर्ट भी आई है, तो उस पर भी कोई ऐसा चीज नहीं मिली है। गले पर भी शार्पनेस तरीके से कट का कोई निशान नहीं मिला और ना ही बॉडी पर कोई इंजरी मार्क मिले हैं,
जिससे ये पता चल सके कि उसके साथ या फिर असोल्ट हुआ हो। और डॉक्टर ये भी बताते हैं कि बॉडी के अंदर मोनोक्रोटोफॉस नामक पॉइजन मिला है, जिससे पुलिस एक न्यू थ्योरी बनाने लगी है, जहां पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि लड़की ने सुसाइड किया है। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट जो आई है उसमें किस किस्म का पॉइजन मिला है? मैं बताता हूँ आपको, ये है मोनोक्रोटोफॉस। क्योंकि भिवानी के एक पुलिस अधीक्षक कुमार ने ये बताया कि मनीषा के कीटनाशक दुकान पर जाने के सबूत मिले हैं, जहां पर उसने 600 रुपये में निश्चित मात्रा में कीटनाशक खरीदे थे। अब इस पॉइजन का सेवन मनीषा ने किया था या नहीं, इस चीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए विसरा के सैंपल्स को सुनरिया स्थित फोरेंसिक साइंटिफिक लैबोरेटरी भेजा गया, जहां पर बॉडी के अंदर पॉइजन होने का कंफर्मेशन हो गया। और यही नहीं, पुलिस ने यह भी बताया कि हमें 13 अगस्त को ही मनीषा की बॉडी के पास से एक बैग में सुसाइड नोट मिल गया था, और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने भी ये कंफर्म किया है कि इसे मनीषा ने ही लिखा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अभी भी आपके मन में ये थॉट चल रहा होगा कि यहाँ पर मनीषा का मर्डर हुआ था, या मनीषा ने किया था, या मनीषा का एंड मर्डर हुआ था। तो दोस्तों, जब ये केस सामने आया था तो सभी को ये लग रहा था कि ये मर्डर एंड केस है, लेकिन सभी एविडेंस और फैक्ट्स को देखने के बाद ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती है कि मनीषा ने सुसाइड किया है। लेकिन मनीषा के पिता ने इस बात को मानने से साफ मना कर दिया है कि मनीषा ने की है। वहाँ मर्डर में ये दिखाया गया है कि लड़की ने आत्महत्या करी है। मेरे को इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी आत्महत्या कर जाएगी। मैं तो उस प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय दिलाए जी। और कई सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म भी ये दावा कर रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है इस मामले को दबाने की, और हरियाणा सरकार के ऊपर भी विपक्षी पार्टियों ने शिकंजा कस दिया है और कहा है कि इस केस को इन्हें CBI को हैंड ओवर कर देना चाहिए।